नमस्ते बच्चों। द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने राजमहल की पहाड़ियों के बारे में, बाशिंदों के जो हमने ये हल और कुदाल का जो था, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हल जो झूम खेती करते थे वो लोग यूज करते थे। अब संथाल के बारे में आज हमें पढ़ना था, जो कौन थे? अगुआ बाशिंदे, यानी कि जो वहां आकर बसने लगे थे उन पहाड़ियों में। ठीक है। संथाल, जो कि कौन? अगुआ बाशिंदे बाशिंदे बोला जाता है जिन्हें। सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजुरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, उसको पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। किसने? बुकानन ने, जो कि कहाँ से? एक यात्री था जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। ये रहा बुकानन के, जो फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था। ठीक है, याद आया? तो जो बुकानन है वो गंजुरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का, यानी कि राजमहल की पहाड़ियों का ही एक भाग था, उसको पार किया और आगे चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था। उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। उसने लिखा, गंजुरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की जो जमीन है वो अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बुकानन ने उतनी बढ़िया बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहां संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफी बढ़ा ली थी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहां रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और वहां बस गए। संथाल लोग जो राजमहल की पहाड़ियों में थे वो कैसे पहुंचे? जो संथाल लोग थे वो राजमहल की जो श्रृंखलाएं थी पहाड़ी की, उनमें किस तरीके से पहुंचे? तो संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर देख रखते थे, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये लड़ाई किसकी थी? हल और कुदाल की ही लड़ाई थी, और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे। जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोहूम के रूप में सीमांकित कर दिया, यानी कि काफी बड़ा जो इलाका था, एरिया था, उसे किसके बारे में वो कर दिया? दामिन ए कोहो के बारे में। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में शर्त थी कि उनकी दी हुई भूमि के कम से कम 10वें भाग को, यानी कि जो भी उन्हें भूमि दे रखी है उसका 10th पार्ट, ठीक है, यानी उसके 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उनका नक्शा तैयार किया गया और चारों ओर खंभे गाड़कर उसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई, और इसे मैदानी इलाकों के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़ी लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। फिर दामिनी कोहो के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांव की संख्या जो 1848 में 40 थी, ठीक है, जो संथाल के गांव थे उनकी संख्या 1838 में 40 थी, लेकिन तेजी से बढ़कर 1851 तक, यानी कुछ ही वर्षों बाद, है ना, लगभग 12-13 वर्षों के बाद ये गांव की संख्या कितनी पहुंच गई? 1473, यानी कि 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी ज्यादा हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में
उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते हैं। अब यहाँ दामिनी कुहों में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, पर अंततोगत्वा यानी कि अगर हम आखिर में देखें तो वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधीर बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन पर और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर वे गरीब हो गए और झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का प्रयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके यानी जो पहाड़िया लोग थे वो तो झूम खेती करते थे, है ना। तो पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अगर हम अपोजिट देखें, इसके विपरीत देखें तो संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खाना बदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे, यानी कि पहले जो संथाल लोग थे वो क्या करते थे, इसी तरह खेती करते थे, कभी कभी दूसरी जगह, कभी कहीं और, कभी कहीं और, लेकिन अब वो एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारी तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे। किंतु ये देखो, ये एक संथाल विद्रोह का नेता है जिसने संथाल का विद्रोह किया था, सिद्धू मांझी। किंतु संथालों ने भी जल्दी समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू कर दी थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स लगा रही थी। साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा रहे थे और जमींदार लोग ग्रामीण इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर कहाँ आता है बच्चे, बिहार का ही एक जिला है, और बीरभूमि जिलों में से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लगा करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमें पिक्चर चित्र दे रखा है 9.13, जब संथालों के गांव जल रहे थे। 13 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र है। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, यानी कि जिन पर शक था, और गांव को आग लगा दी गई। ठीक है, ये संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है, संथाल ही है सारे। ये भी यहीं से इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1856 से लिए गए है पिक्चर। ये ध्यान दीजिए, ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर सवार हैं। ये घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। ये रहा यहाँ पे हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया, विद्रोह कुचल दिया गया, विद्रोही अब जंजीरों से बंधे जेल ले जाए जा रहे हैं। ये यहाँ पे इन्हें जंजीरों से बांध कर इन्हें जेल ले जाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो संथालों के बारे में बुकानन के क्या विचार थे। तो नई जमीनें साफ करने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन नीचता से रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती, दीवारें सीधे खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों से बनी होती है, जिन पर भीतर की ओर लेप लगा होता है। झोपड़ियां छोटी और मैली कुचली होती है, उनकी छत सपाट होती है, उनमें उभार बहुत कम होता है। ठीक है, अब है बुकानन का विवरण। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। कौन? बुकानन। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी
जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठा करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, सुदृढ़ मतलब बहुत सब वेल मैनेज हो चुका था, ठीक है, और व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्य तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित करी और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने भूवैज्ञानिक, भूगोलवेताओं, वनस्पति विज्ञानी और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहां कहीं भी गया वहां उसने पत्थरों, चट्टानों और वहां की भूमि के अलग अलग स्तरों, परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों और खनिजों को खोजने की कोशिश करी। उसने लौह खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट और सॉल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा है या भूदृश्य कैसा लगा, बल्कि यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादन कैसे बनाया गया है, किस तरीके से उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उन चेंजेस को भी लिखता था। वहां कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, कौन से उगाए जा सकते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है इस बारे में इसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति की संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। वनों की बटाई और स्थायी कृषि के बारे में भी इन्होंने कुछ लिखा है। निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है और यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन, चट्टानी पहाड़ियां अभी सभी अपने आप में पूर्ण है। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर, लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगलों को भी साफ किया जा सकता है। जो भाग इस परियोजना के लिए उपयुक्त न हो वहां पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। ये एक नशीले पदार्थ के पेड़ होते हैं, कौन से, ताड़ हो गया, महुआ हो गया, है ना, महुआ से शराब बनाई जाती है। अब है देहात में विद्रोह कैसे हुआ था। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बंबई दक्कन के बारे में, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। आइए अब पश्चिमी भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करते हैं और पता लगाएं कि बंबई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहां के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोपोन्माद दिखलाते हैं। वे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी नाराजगी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करें, अगर हम उन्हें जानने की कोशिश करते हैं तो उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगते हैं। हमें उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं जो अन्यथा ही हमेशा छिपी रहती है। विद्रोह के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोही को दबाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों की भी जांच करते हैं, जिससे कि नीतियां निर्धारण की जा सके और शांति की स्थापना हो सके। ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहास शोध कर सके, यानी कि उसके बारे में रिसर्च कर सके। 19वीं सदी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक दक्कन में विद्रोह हुआ जो 1875 में हुआ। अब देखो क्या इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले 3.1 में लेखा बहियां जला दी गई, यानी कि जिसमें रिकॉर्ड्स होते थे वो सारी चीजें जला दी गई थी। यह आंदोलन पूना
आधुनिक पुणे यानी कि जो पूना, अब उसे पुणे बोला जाता है, जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ था। ठीक है। सूपा एक विपणन केंद्र यानी कि मंडी था, जहां पर चीजों का आदान प्रदान किया जाता था, फिर खरीद फरोख्त की जाती थी, जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत, रैयत कौन, किसान, इकट्ठा हो गए और उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋणबंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो जो साहूकार हैं, जिन लोगों ने अपने बही खाते देने से मना किया था, तो उनके घर तक भी जला दिए गए। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। 30 से भी ज्यादा गांव इससे खूब प्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए, ऋणबंध नष्ट कर दिए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं पर छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया था, क्योंकि जो 1800, ये से हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे, 1857 का विद्रोह, विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए, जल्द से जल्द सेनाएं बुला ली गई, 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से बहुतों को दंडित किया गया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए थे। उस दिन सूपा में 16 मई 1875 को क्या हुआ, पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को कहा, या लिखा, किसने, जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को, शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया, उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई, खाते पत्र, बॉन्ड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया, लगभग 2,000 रुपए का चोरी का माल छुड़ा लिया, अनुमानतः 25,000 रुपए से भी अधिक की क्या हुई, हानि हुई थी। साहूकार कौन होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति जो होता है जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। ठीक है। अब समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट, रैयत और साहूकार यानी कि जो किसान और साहूकार थे, शीर्षक नामक निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 को नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी और उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया। वे रैयत यानी कि जो किसान हैं, सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं पर देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अधिकारियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे दे। फिर भी वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते और उनसे उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते हैं और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते हैं। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांव की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता है तो गुप्तचर अधिकारियों को इसकी खबर पहुंचा देते हैं और अपराधी समय पर रहते ही तितर बितर हो जाते हैं। ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे, अब आते हैं इस बात पे। यह विद्रोह क्यों हुआ, इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और वहां औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है। तो 19वीं शताब्दी के हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर अब हम दृष्टिपात करेंगे। ठीक है, जिसमें है एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहां भी राजस्व की नई प्रणालियां लागू करती गई। यानी कि जैसे जैसे ब्रिटिश शासन है वो बंगाल से भारत की तरफ आने लगा, बहुत ज्यादा है ना, फैलता गया, तो वो भी वहां पर भी क्या कर दी गई, टैक्स की नई नई प्रणाली कि भाई अब ज्यादा टैक्स लगेगा, यहाँ इन चीजों पर कम लगेगा, ये लागू कर दी गई। इस मरारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका एक कारण तो यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में काफी इजाफा हुआ। चूंकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से ही
परिचित होते थे। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकॉर्डो तक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। अर्थशास्त्री कौन होते हैं? जो इकोनॉमिक या हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में सर्वेक्षण करते हैं कि भाई अब मुद्रा का रेट क्या है, या फिर बहुत ज्यादा रेट हाई चल रहे हैं, इस चीज के कम है, इस चीज के, तो ये होते हैं हमारे अर्थशास्त्री। ठीक है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालय जीवन में रिकॉर्डो के विचारों का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया, तो वे इन्हें में से कुछ विचारों के अनुसार कार्यवाही करने लगे। रिकॉर्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगाना, यानी कि जो इन्हें एवरेज टैक्स दिया जाता था उनको प्राप्त करने का ही हवाला दिया होना चाहिए, का हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से ज्यादा प्राप्ति होने लगी तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की या टैक्स लगाने की जरूरत होगी। यदि टैक्स नहीं लगाया जाएगा या कर नहीं लगाया जाएगा तो किसान क्या होगा? किराया जीवन में बदल जाएगा। उनकी अधिशेष अधिशेष मतलब जो सरप्लस इनकम होती है, उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकॉर्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वहां जमींदार लोग किराया जीवियों के रूप में बदल गए प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें पट्टे पर दे दी, किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अब आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाए, यानी कि सीधे किससे? किसानों के साथ तालमेल बैठाकर उसके साथ तय करी जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित किया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिर स्थायी नहीं रही थी, यानी कि अब उनकी जो मांग थी वो स्थायी नहीं रह गई थी। ठीक है। अब पढ़ेंगे बच्चों राजस्व की मांग और किसान की का कर्ज। तो ये पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्व की मांग के बारे में और किसानों का जो कर्ज था इसके बारे में। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।